व्यूअर्स वेलकम टू द चैनल। आपको पता है कि जो हमारा सीरीज़ चल रही है वो समरीज ऑफ बुक्स की चैप्टर्स की चल रही है। पंजाब बुक बायोलॉजी 9th क्लास की जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर, वो है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स जो है चैप्टर, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बायोएनर्जेटिक्स किसे कहते हैं। बायोएनर्जेटिक्स देखो, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनर्जी मींस इमोशंस, एनर्जी का मोशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एनर्जी की ट्रांसफ़र, एनर्जी की चेंजिंग जो होती है उसकी स्टडी को कहते हैं बायोएनर्जेटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे बनाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे जो है निकालते हैं एनर्जी, कैसे जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है वो बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर आपका रेस्पिरेशन भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड ऑक्सीडाइज होकर उससे एनर्जी निकलती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर खाना बनता है, ठीक है। जैसे कि वाटर जो है ज़मीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, और जो है सनलाइट की मदद से, जो है सनलाइट की मदद से खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि आगे इसकी की पॉइंट्स यहाँ पे इस चैप्टर में इन्होंने क्या दिए। देखो, पहले इन्होंने दिया इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने केमिस्ट्री की थोड़ी बात कर ली है। अब पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने कहा कि ये दो प्रोसेस हैं, ये दो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस, इनको जनरली दोनों को मिला के कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन किस किस के बीच में होता है ये हमें डिफाइन करना है। ये आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है लॉस होते हैं एक जगह से, ठीक है, और दूसरा गेन करता है। देखो, ऑक्सीडेशन के लिए आप एक नेमोनिक यूज कर सकते हो, OIL, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकलें तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये किसी के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए, उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन को हम नेमोनिक करेंगे RIG। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जो ऑर्गेनिज्म है, यहां पे मैं समझाता हूं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ये नेमोनिक आपने याद करना, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस A कंपाउंड के अंदर होगा, और जो B कंपाउंड जो है, ये B कंपाउंड जो है गेन करेगा। मीन्स यहां पे क्या हुई, रिडक्शन मतलब गेन कर रहा है, और यहां पे क्या होगी, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। आयो समझ में। तो ये जो ऑक्सीडेशन जिसके अंदर हो रही है, जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे के अंदर रिडक्शन करवा रहा है, तो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में। और जिसके अंदर गेनिंग होती है, मीन्स रिडक्शन हो रही, वो कैसे रिडक्शन कर रहा है, गेन कैसे कर रहा है, दूसरे से निकाल के, मीन्स दूसरे के अंदर ऑक्सीडेशन करके जो है अपने अंदर गेन कर रहा है। तो इसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन इसके अंदर, यहाँ पे मैं रेड से शो करता हूँ, ठीक है। B कंपाउंड ने जो है A से लॉस करवाया इलेक्ट्रॉन और अपने अंदर गेन करवाए। तो लॉस करवाई, ऑक्सीडेशन करवाई, तो इस B को कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके अंदर खुद के अंदर हो क्या रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये जो A कंपाउंड है, इसके अंदर खुद के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर क्या रहा है, दूसरे के अंदर रिडक्शन करवा रहा है, तो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये कंपाउंड्स का जो रिएक्शन जो है,
फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दौरान या फोटोसिंथेसिस खुद के अंदर जो है ये प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पे पहली पॉइंट में इसने ये समझाया। दूसरा है इन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे समझा भी दिया है, इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल लॉसेस इलेक्ट्रॉन, यही बात सेम आ गई। दूसरी पॉइंट है इन रिडक्शन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग नेमोनिक आपको मैंने समझा दी। अच्छा, यहाँ पे क्लियर कर दूं, अपने जो दोस्त हैं जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये मेरा चैनल रेफर करें, ये पूरी प्लेलिस्ट रेफर करें, ताकि उनको जनरली जल्दी में जो है ना पूरा बायोलॉजी रिकवर हो जाएगा, उसको टेस्ट में काम आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन से जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक के अंदर। अच्छा, अब जो है आगे क्या है, दूसरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज इसेंशियल फॉर जेनेटिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना जरूरी है। देखो वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन जो है उसके अंदर जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ये एक जगह पे लॉस हो रहा है, एक जगह पे गेन हो रहा है, तो इस तरह से जो ही खाना बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अब वो एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। चाहे आप ग्लूकोज खा लो, लिपिड खा लो, वो इस्तेमाल नहीं होंगे, पहले वो कन्वर्ट होंगे एटीपी में। सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है 7.1 कैलोरी जो है एनर्जी देता है, 31.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन, एक मिनट, एटीपी का फुल फॉर्म ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है टूटेगा, इसके अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, टूटेगा 2 में, मतलब एक फॉस्फेट खत्म होगा तो ये हो जाएगा एडीपी। जब एडीपी होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। कोई भी चीज़ टूटती है तब एनर्जी रिलीज, जैसे ग्लूकोज टूटता है तब एनर्जी जो है रिलीज होती है। उसके बाद वाली पॉइंट है, अब फोटोसिंथेसिस पे अब आता है। इन फोटोसिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। वही चीज़ आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रोशनी में, सनलाइट में, एंड क्लोरोफिल एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस। क्लोरोफिल के अंदर जो होता है ये प्रोसेस, और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस को आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज द चेंज ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इसमें खाना बनता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। एक लाइट डिपेंडेंट, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट को क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसको एनर्जी लाइट नहीं चाहिए, होगा दिन में ये प्रोसेस। तकरीबन स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये रात को होगा सेकंड स्टेप, नहीं, ये सेकंड स्टेप भी उसी टाइम ही होता है, लेकिन उसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स क्यों होते हैं, देखो प्लांट्स को हम कहते हैं अपना खाना खुद बनाने वाला, मीन्स ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफ है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि लाइट नहीं लेते, कुछ केमिकल्स को अरेंज करके अपना खाना बनाते हैं, उसको कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन प्लांट्स क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ जो हैं सनलाइट को यूज़ करके अपना जो है खाना बनाते हैं। तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं, वो उस खाने को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी वो खुद बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में एटीपी बनाते हैं, रॉ मटेरियल से इकट्ठा करते हैं। दूसरा जो है NADP बनाते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं वाटर से निकाल के, ठीक है। ये भी सवाल आ सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्लांट से, तो वो वाटर से निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों के अंदर है। ये तजर्बा किया था वॉन नेल साइंटिस्ट ने, उसने ये तजर्बा किया था कि फाइनली रिजल्ट ये निकला कि वाटर से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, ठीक है। वाटर का ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता ग्लूकोज बनाने के लिए, हालांकि ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। चलो, अब जो है ये अपने रॉ मटेरियल्स बनाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर, उसी को यूज़ कर देगा सेकंड स्टेप के अंदर, जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके अंदर फाइनली जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा।
अच्छा, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये भी हो गया। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट एंड मेक्स एटीपी, ये बात वही आ गई। लाइट रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल के अंदर होगी और खाना बनेगा सनलाइट की मौजूदगी में, एटीपी बनेगी, ठीक है, खाना नहीं बनेगा। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, अब जो डार्क रिएक्शन जो सेकेंड स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होगा टू मेक ग्लूकोज, ये रिड्यूस होगा, मीन्स दूसरे को गेन करवाएगा, ठीक है। कार्बन जो ऑक्सीजन दोनों जो है वो दूसरे के अंदर जाएंगे, ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ये रिडक्शन करवाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा। फिर ये यहाँ तक खत्म हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब चलते हैं जो है रिस्पायरेशन पे। अब रिस्पायरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन बेटा वो होती है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर खाना टूटता है। बगैर ऑक्सीजन के खाना टूटता कैसे है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं वो ये काम करवाते हैं, बैक्टीरियाज के अंदर होता है जिसको फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी बहुत कम मिलती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये इनकम्प्लीट होता है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइल एरोबिक रिस्पायरेशन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो स्टेप से फर्क है। एनारोबिक में ये बैक्टीरिया में होती है, ह्यूमन की मसल्स के अंदर होती है, ठीक है, और जो है कुछ टेपवार्म्स के अंदर भी होती है, जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है ना, कहाँ पे कमी होती है तो ये प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। और हमारी मसल्स में कब, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब, तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके दो स्टेप, दो प्रोसेस हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दो टाइप्स होते हैं इसके, मतलब इसका प्रोडक्ट जो होगा अल्कोहल निकलेगा, दूसरे में लैक्टिक एसिड निकलेगा। ये जो वाइन इंडस्ट्री में शराब या कोई ऐसी चीज़ें अल्कोहल बनती हैं तो उसमें अल्कोहल कहाँ से आता है, इनके एनारोबिक रिस्पायरेशन के जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि हमारा ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है तो अल्कोहल निकलता है, तो वो अल्कोहल जमा होता है और वो बनाता है, एक वाइन बन जाता है, तो वही इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि ये जो प्रोसेस बनता है ना, जो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस, में गुड़ डालते हैं, ये चीज़ें डाल के जो रख देते हैं, गुड़ क्यों चाहिए, बैक्टीरिया वो उनको खाएंगे ग्लूकोज को, वो फिर उसका प्रोडक्ट निकलेगा अल्कोहल। तो उस तरह से दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बेकरी में इस्तेमाल होता है, यीस्ट वगैरह जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकलेगा बबल बनाएगा, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे, बबल बनाएंगे, बबल जब बनेगा तो वो बेकरी आइटम्स जो है, जैसे केक जो है कुछ, वो ऐसे फूले हुए बन जाते हैं, ठीक है, तो वो इसकी वजह से, बबल होने की वजह से और एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से। दही बनती है, योगर्ट के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है, वो खट्टा होता है, उसकी वजह से दही जो है खट्टी हो जाती है। सो दिस इज द मेन प्रोसेस, ओके। अच्छा, ये फायदे भी हैं, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत इनको कम मिलती है, तो उनको ग्लूकोज ज़्यादा लेना पड़ता है बार बार। अच्छा, अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो खुद जो है 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। एरोबिक रिस्पायरेशन लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। एरोबिक के अंदर इसका फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, मीन ग्लूकोज को तोड़ना, किसमें, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे फर्स्ट स्टेप में ये, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में ये होगा, दूसरे स्टेप में क्रेब साइकिल होगी, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ये फुर्दर पायरोवेट टूटेगा, उससे एनर्जी निकलेगी, कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे NADP FAD वगैरह, वो फाइनली जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, फाइनली जो है एनर्जी बनेगी, ATPs बनेंगे, ठीक है। तो 38 ATP टोटल बनते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है लॉन्ग, लेकिन हम जस्ट की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। सो दिस अलाउट, यहाँ पे और कुछ रहता, हाँ, ये 3 पॉइंट्स रहती हैं हमारी, ठीक है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, अब ये आ गया, इसको डिफाइन कर रहा है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट एसिड, पायरोविक एसिड में टूटते हैं, वेरी सिंपल। फिर वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये होता है कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर। ये दोनों के लिए काम बने, एनारोबिक वालों के लिए भी और एरोबिक वालों के लिए भी, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बगैर ऑक्सीजन के होता है 10 स्टेप का प्रोसेस होता है।
उसके बाद जो है दूसरा ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, ये सिर्फ यूकेरियोट्स में होगा। प्रोकेरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह, यूकेरियोट हम हो गए, जो भी हो गए, प्लांट्स खुद। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल पायरोवेट मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन टू हाइड्रोजन आयंस में टूटेगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। फिर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने लास्ट में बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है, जिसको क्रिस्टा कहते हैं। तो उसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स ऑन अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड इमिट एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट एटीपी इनटू एटीपी। ऑलरेडी जो हम एटीपी यूज़ करते हैं तो हमने कहा था पहले कि एटीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में और एनर्जी लिबरेट। तो अब एटीपी कहाँ जाए, अब एटीपी वापस यहाँ से फास्फेट गेन करेंगे और वापस एटीपी जमा हो जाएंगे और स्टोर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तभी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, तभी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो मेरे बच्चों ये सारा जो है चैप्टर हमने क्लियर कर लिया, शॉर्ट नटशेल में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने अभी तक जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें कि अब आपको कौन सा टॉपिक जो है समझना है, मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसमें शॉर्ट हैं, MCQs भी हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं, आप देखें, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।